अपने पहले एटमी परीक्षण से कोई 25 साल के बाद एक बार फिर भारत ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर एटमी परीक्षण किया। द ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस स्टोरी में आज भारत के एटमी परीक्षण की कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसके जरिए भारत ने बिजली नहीं बम बनाए थे। तो सुनिए कहानी भारत के दूसरे एटमी परीक्षण की। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के कुछ दिनों के अंदर ही नरसिम्हा राव ने नए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करके कहा था कि सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। संसद में विश्वास मत प्राप्त करने के एक पखवाड़े के अंदर ही वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम को बुलाकर परमाणु परीक्षण की तैयारी करने के निर्देश दे दिए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन 26 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे। उनसे चुपचाप कहा गया कि वो अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दें। डॉक्टर चिदम्बरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को होने वाली थी। उस शादी को भी कुछ दिनों के लिए टाला गया, क्योंकि शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी से ये संकेत जाता कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। डॉक्टर कलाम ने सलाह दी कि विस्फोट बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाए, जो 11 मई 1998 को पड़ रही थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के शीर्ष वैज्ञानिकों को 20 अप्रैल 1998 तक भारत के परमाणु विस्फोट करने के फैसले के बारे में बता दिया गया था। उन लोगों ने छोटे छोटे समूह में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने अपनी पत्नियों को बताया था कि वो या तो दिल्ली जा रहे हैं या ऐसी जगह सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं जहां अगले 20 दिनों तक उनसे फोन से संपर्क नहीं किया जा सकेगा। मिशन को गुप्त रखने के लिए हर वैज्ञानिक नाम बदलकर यात्रा कर रहा था और सीधे पोखरण जाने की बजाय काफी घूमकर वहां पहुंच रहा था। कुल मिलाकर बार्क और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO की टीम में कुल 100 वैज्ञानिक थे। जैसे ही वे लोग पोखरण पहुंचे, उन सबको सेना की वर्दी पहनने के लिए दी गई। उन सबको कम ऊंचाई वाले कमरों में ठहराया गया, जिनमें लकड़ी के पार्टीशन लगे हुए थे, और उन कमरों में मात्र एक पलंग रखने भर की जगह थी। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्हें स्टार्च लगे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। परमाणु बमों का कोड नेम था कैंटीन स्टोर्स। बम विस्फोटों को हरी झंडी मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह मुंबई के भूमिगत वॉल्ट में रखे इन बमों को पोखरण तक पहुंचाया जाए। इन वॉल्ट्स को 80 के दशक में बनाया गया था और उन्हें हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन ही खोला जाता था। उस दिन वैज्ञानिक और मजदूर पूजा करके वॉल्ट्स के दरवाजों पर भभूत लगाते थे। कभी कभी जब प्रधानमंत्री बार्क के दौरे पर आते थे तो उन्हें वो वॉल्ट्स दिखाए जाते थे। एक बार थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी को भी वो वॉल्ट दिखाया गया था। 6 प्लूटोनियम बमों को गेंद की शक्ल में बनाया गया था, जो कि टेनिस बॉल से थोड़े ही बड़े थे। इन गेंदों का वजन 3 से 8 किलो के बीच था। इन सबको एक काले बक्से में रखा गया था और इन बक्सों की शक्ल सेब के क्रेट से मिलती जुलती थी, लेकिन उनके अंदर पैकिंग इस ढंग से की गई थी कि पोखरण ले जाने के दौरान विस्फोटकों को कोई नुकसान न पहुंचे। बार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सरदर्द था इन गोलों को अपने ही सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए वहां से हटवाना। सुरक्षा कर्मियों को बताया गया था कि कुछ खास उपकरणों को दक्षिण में दूसरे परमाणु संयंत्र में ले जाना है। इसके लिए रात में विशेष गेट से ट्रकों का एक काफिला आएगा। मुंबई में आधी रात के बाद भी काफी चहल पहल रहती है, इसलिए तय किया गया कि ट्रैफिक जाम से बचने और शक की गुंजाइश नहीं छोड़ने के लिए सुबह 2 से 4 बजे के बीच इन ट्रकों को बुलाया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार राज चिंगप्पा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वेपन्स ऑफ पीस, द सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडिया क्वेस्ट टू बी अ न्यूक्लियर पावर। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 मई की सुबह तड़के 4 बजे 4 ट्रक चुपचाप बार्क के संयंत्र में पहुंच गए। हर ट्रक पर 5 सशस्त्र सैनिक सवार थे। ट्रकों पर आर्मर्ड प्लेट लगी हुई थी ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला नहीं किया जा सके। 2 काले क्रेटों को दूसरे उपकरणों के साथ तुरंत एक ट्रक पर लाद दिया गया। DRDO टीम के एक वरिष्ठ सदस्य उमंग कपूर के मुंह से निकला, हिस्ट्री इज नाउ ऑन द मूव। ये चारों ट्रक तेज रफ्तार से मुंबई हवाई अड्डे की तरफ बढ़े, जो वहां से आधे घंटे की दूरी पर था। एयरपोर्ट पर बिना उद्देश्य बताए पहले से ही सारे जरूरी क्लियरेंस ले लिए गए थे। ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ले जाया गया। वहां पर एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान उनका इंतजार कर रहा था।
हवाई जहाज के अंदर सिर्फ 4 सुरक्षा कर्मियों को रखा गया था और बाहरी दुनिया को ये आभास दिया जा रहा था कि ये सेना का एक रूटीन मूवमेंट है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस विमान में जो कुछ रखा था वो पूरे मुंबई शहर को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकता था। सुबह तड़के AN-32 विमान ने मुंबई हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। 2 घंटे बाद उसने जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंड किया। वहां पर ट्रकों का एक और काफिला उनका इंतजार कर रहा था। हर ट्रक पर हथियारों समेत सैनिक बैठे हुए थे। जब वो ट्रकों से उतरे तो उन्होंने अपने हथियार तौलियों से छिपा लिए। पोखरण के लिए जैसलमेर हवाई अड्डे से जब ट्रक निकले तो सुबह हो चुकी थी। राज चिंगप्पा ने लिखा है, पोखरण में ये ट्रक सीधे प्रेयर हॉल में पहुंचे जहां इन बमों को असेंबल किया गया। जब प्लूटोनियम की गेंदें वहां पहुंच गईं तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदम्बरम की जान में जान आई। वो उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनको याद था कि इस बार चीज़ें 1971 या 74 की तुलना में कितनी अलग थीं। तब परमाणु डिवाइस को उन्हें खुद अपने साथ पोखरण लाना पड़ा था। परीक्षण से कुछ दिन पहले बार्क के निदेशक अनिल काकोडकर के पिता का निधन हो गया था। उन्हें उनके अंतिम संस्कार के लिए पोखरण छोड़ना पड़ा, लेकिन काकोडकर 2 दिन के अंदर ही पोखरण वापस लौट आए। जिस दिन कुंभकर्ण शाफ्ट को विस्फोट के लिए तैयार किया जा रहा था, एक सैनिक जवान के हाथ में बिच्छू ने डंक मार दिया, लेकिन उसने बिना शोर मचाए और मेडिकल सहायता लिए बगैर अपना काम जारी रखा। जब उसके हाथ में सूजन बढ़ गई तब लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया और तब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। ताजमहल शाफ्ट में बालू निकाल रहे बुलडोजर ने गलती से एक बड़े पत्थर को टक्कर मार दी, जो बहुत तेजी से शाफ्ट के मुंह की तरफ लगा। अगर वो शाफ्ट के अंदर गिर जाता तो वहां लगे तारों का नुकसान होना तय था। एक जवान ने डाइव लगाकर उस लुढ़कते हुए बड़े पत्थर को 150 मीटर गहरे शाफ्ट के अंदर जाने से रोका। 4 और जवानों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए उस पत्थर को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। परीक्षण से कुछ दिन पहले जब घिरनी यानी पुली सिस्टम से शाफ्ट को नीचे उतारा जा रहा था तो अचानक बिजली चली गई थी और वो लोग शाफ्ट के अंदर फंसे रह गए। बिजली वापस आने में घंटों लग गए और उन लोगों ने आपस में चुटकुले सुनाते हुए अपना समय बिताया। बार बार बिजली का जाना काम में अड़चन पैदा कर रहा था। बिजली रहने पर भी उनमें बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था, जिससे उपकरणों के जल जाने का खतरा लगातार बना हुआ था। आखिर में तय किया गया कि जनरेटर को, जिसका कोड नेम फार्म हाउस था, उस जगह शिफ्ट किया जाए जहां काम चल रहा था। पोखरण का मौसम भी वैज्ञानिकों के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा था। एक रात कड़कती बिजली के साथ भयानक तूफान आया। सारे वैज्ञानिक कुछ ही समय पहले प्रेयर हॉल से लौटे थे, जहां वो परमाणु डिवाइस को असेंबल कर रहे थे। वैज्ञानिक SK सिक्का और उनकी टीम के लोगों को चिंता थी कि अगर प्रेयर हॉल पर बिजली गिर गई तो उससे न सिर्फ डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता था, बल्कि उनके समय से पहले फट जाने का खतरा भी था। एक रात इतनी जोर से आंधी आई कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। प्रेयर हॉल में दुर्घटना से आग लगने की आशंका से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग की अनुमति नहीं दी गई थी और वैज्ञानिकों को बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था। गर्मी का आलम यह था कि वैज्ञानिक हमेशा पसीने से तरबतर रहते थे। मदद करने वाले स्टाफ को जानबूझकर कम रखा गया था, इसलिए सिक्का जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक भी स्क्रू कस रहे थे और तार ठीक कर रहे थे। जब ये सब तैयारियां चल रही थी तो वैज्ञानिकों को पता चला कि पास में ही एक निजी कंपनी तेल खोदने के लिए खुदाई कर रही है। अनिल काकोडकर ने तय किया कि वो वहां जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तकनीक से खुदाई कर रहे हैं। काकोडकर ने अपनी आत्मकथा फायर एंड फ्यूरी में लिखा है कि हम सब वहां सेना की वर्दी में पहुंचे। वहां काम करने वाले एक शख्स ने मेरी टीम के एक सदस्य विलास कुलकर्णी को अलग ले जाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये काकोडकर साहब तो नहीं है। कुलकर्णी ने उसे लाख समझाया कि मैं काकोडकर नहीं हूं, लेकिन वो शख्स कहता रहा कि मैं डोंबिवली का रहने वाला हूं और मैंने काकोडकर को कई बार देखा है। हमें लगा कि वहां से निकल जाने में ही भलाई है। दूसरी तरफ दिल्ली में अचानक प्रधानमंत्री वाजपेयी ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपने यहां बुलावा भेजा। यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा रिलेंटलेस में लिखते हैं कि वाजपेयी मुझसे अपने कार्यालय में नहीं मिले, मुझे उनके शयन कक्ष में ले जाया गया। मुझे तुरंत अंदाज़ा हो गया कि वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण और गोपनीय बात बताने जा रहे हैं। जैसे ही मैं बैठा
उन्होंने मुझे भारत के परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दुनिया की ताकतें इसके लिए भारत के खिलाफ कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाएं, इसलिए हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से इस बारे में खबरदार कर दूं, ताकि जब ऐसा हो तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। पोखरण में वैज्ञानिकों की टीम सिर्फ रात में ही काम कर रही थी, ताकि ऊपर से गुजरने वाले उपग्रह उन्हें देख न सकें। उन दिनों की तारों भरी रातें उनकी यादों का हिस्सा बन गई थी। राज चिंगप्पा ने लिखा है कि एक रात वैज्ञानिक कौशिक को रात में एक उपग्रह दिखाई दिया। 3 घंटे के अंदर उन्होंने 4 उपग्रहों को वहां से गुजरते हुए गिना। उन्होंने डीआरडीओ टीम के सदस्य कर्नल बीबी शर्मा से कहा कि सर, लगता है कि उन्हें शक हो गया है कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना एक रात में इतने सारे उपग्रहों के गुजरने का क्या मतलब है। शर्मा ने कहा कि हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, हम कोई जोखिम उठाना गवारा नहीं कर सकते। 1995 में जब नरसिम्हा राव परमाणु विस्फोट करने का जब उन्होंने फैसला लिया था, तो अमेरिकी उपग्रहों को ताज़ा बिछाए गए तारों से भारत के इरादों के बारे में पता चल गया था। उस समय अमेरिकी उपग्रहों की नज़र शाफ्ट को बंद करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बालू के इस्तेमाल पर भी गई थी। वहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों के मूवमेंट ने भी अमेरिकियों को सतर्क कर दिया था। 1998 में भी CIA ने पोखरण के ऊपर 4 उपग्रह लगा रखे थे, लेकिन परीक्षण से कुछ समय पहले सिर्फ एक उपग्रह पोखरण की निगरानी कर रहा था, और वो भी सुबह के 8 बजे से 11 बजे के बीच उस क्षेत्र के ऊपर से गुजरता था। परीक्षण से एक रात पहले उपग्रह से प्राप्त चित्रों की समीक्षा के लिए सिर्फ एक अमेरिकी विश्लेषक की ड्यूटी लगाई गई थी। उसे पोखरण से खींची गई कुछ तस्वीरों को अगले दिन अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए चुना भी था, लेकिन जब तक अधिकारी उन तस्वीरों का मुआयना करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 मई को परीक्षण वाले दिन APJ अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री निवास पर ब्रजेश मिश्रा को फ़ोन पर बताया कि हवा की रफ्तार धीमी पड़ रही है और अगले 1 घंटे में परीक्षण किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में प्लास्टिक स्टूल पर बैठे पोखरण में विस्फोट से जुड़े वैज्ञानिक बेसब्री से मौसम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में ब्रजेश मिश्रा बहुत नर्वस दिखाई दे रहे थे। वाजपेयी के सचिव शक्ति सिन्हा वाजपेयी के पास कुछ ज़रूरी फाइलें लेकर आ रहे थे। उस दिन शक्ति सिन्हा का जन्मदिन भी था, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें बधाई देने वालों का मोबाइल कॉल नहीं ले रहे थे। उधर पोखरण में मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई थी कि सब कुछ ठीक है। ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटरों पर चौंधियाने वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गईं, जो बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर लगाए गए कैमरे विस्फोट से नष्ट हो गए हैं। धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताजमहल शाफ्ट में विस्फोट ने हॉकी के मैदान के बराबर बालू को हवा में उठा दिया, और उस समय हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ रहे DRDO के कर्नल उमंग कपूर ने भी धूल के सैलाब को उठते हुए देखा। नीचे वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे धरती बुरी तरह हिल रही है। वहां और देश भर में मौजूद दर्जनों सिस्मोग्राफ्स की सुइयां बुरी तरह से हिली। वैज्ञानिक अपने बंकरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े, ताकि वो रेत की दीवार को उठने और गिरने के न भुलाए जाने वाले दृश्य अपनी आंखों से देख सकें। सुरक्षित दूरी से ये दृश्य देख रहे सैकड़ों सैनिकों ने रेत का गुबार उठते ही नारा लगाया, भारत माता की जय। वहां मौजूद वैज्ञानिक के संथानम ने बताया बाद में एक मीडिया संस्थान को कि पूरा मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिदम्बरम ने बहुत जोर से कलाम से हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था हम 24 साल बाद भी ये काम दोबारा अंजाम दे सकते हैं। कलाम के मुंह से निकल गया, हमने दुनिया के परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। उधर प्रधानमंत्री निवास में फ़ोन के बगल में बैठे ब्रजेश मिश्रा ने पहली घंटी पर फ़ोन उठाया। उन्होंने रिसीवर पर कलाम की कांपती हुई आवाज़ सुनी, सर वी हैव डन इट। मिश्रा फ़ोन पर ही चिल्लाए, गॉड ब्लेस यू। बाद में वाजपेयी ने कहा कि उस क्षण का वर्णन कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमें अत्यंत खुशी और पूर्णता का एहसास हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव रहे शक्ति सिन्हा ने अपनी किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया में लिखा, वाजपेयी मंत्रिमंडल के 4 मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह वाजपेयी के निवास में डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे।
सोफे पर बैठे हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सिन्हा ने लिखा है कि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ पढ़ी जा सकती थी, लेकिन न तो कोई उछला और न ही किसी ने किसी को गले लगाया या पीठ थपथपाई। लेकिन उस कमरे में मौजूद लगभग हर शख्स की आंखों में आंसू थे। बहुत देर बाद वाजपेयी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी थी। तनाव से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक जोर का ठहाका भी लगाया था। उसके बाद वाजपेयी अपने घर से बाहर निकले थे, जहां लॉन में सभी प्रमुख संचार माध्यमों के संवाददाता मौजूद थे। वाजपेयी के मंच पर पहुंचने से कुछ सेकंड पहले प्रमोद महाजन ने उस पर भारत का तिरंगा झंडा रख दिया था। उस मौके पर दी जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग को जसवंत सिंह बहुत पहले तैयार कर चुके थे। वाजपेयी ने उस वक्तव्य में अंतिम समय पर एक संशोधन किया। बयान का पहला वाक्य था, आई हैव अ ब्रीफ अनाउंसमेंट टू मेक। वाजपेयी ने अपनी कलम से ब्रीफ शब्द को काटा और फिर घोषणा की, आज 3:45 पर भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। मैं इन सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं। 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली और भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। ये कहानी उन वैज्ञानिकों और उस राजनीतिक नेतृत्व की जिनके लिए एक ही शब्द था, नेशन फर्स्ट।